नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया के मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। 2024 के लोकसभा चुनाव का प्रचार का शोर थम चुका है और चुनावी जो शोर था इस प्रचार का और वह उस पर कल विराम लग गया है और 1 तारीख में 7वें चरण का अंतिम मतदान होना है। उसके बाद 4 जून को उसके पक्ष में जनता ने अपना समर्थन दिया, उसका पता चल जाएगा कि सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी या एनडीए की। यह उस स्पष्ट रूप से सबके सामने आ जाएगा। और इस जो 6 चरण के चुनाव हुए हैं, जिस तरह का प्रचार रहा है, जिस तरह का नेताओं की भाषा रही है, जिस तरह का भाषण रहे हैं, जिस तरह से राजनीतिक दलों ने अपनी नीतियों को जनता के सामने रखा है, वह लोगों ने किस तरह से लिया है, वह उसका भी सारा परिणाम 4 जून को सबके सामने आ जाएगा। और खास तौर से ऐसे महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं लगातार इसकी राजनीति में बनी हुई हैं। आखिरकार महाराष्ट्र की जनता के मन में क्या है? महाराष्ट्र का किंग कौन है जनता की नजर में? महाराष्ट्र में बीजेपी क्या अपनी प्रतिष्ठा बचा पाएगी? ऐसे सवाल लगातार राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। इसी विषय पर आज हमारी चर्चा है कि हम जानेंगे महाराष्ट्र के जो जानकार हैं उसकी राजनीति की दिशा क्या हो सकती है आने वाले समय में। क्या बीजेपी वहां पर अपनी प्रतिष्ठा बचा पाएगी? तो जैसे अनुमान लगातार लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी को वहां राजनीतिक नुकसान बड़े स्तर पर हो सकता है। और साथ ही क्या कांग्रेस अलायंस जो गठबंधन है उसमें शिवसेना उद्धव ठाकरे है, एनसीपी शरद पवार है, कांग्रेस, क्या तीनों ये पार्टियों जो संगठन है, जो गठबंधन है, क्या महाराष्ट्र में बड़ी जीत की तरफ अग्रसर है वह? इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज देश के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार और महाराष्ट्र की राजनीति को बखूबी जानने वाले, महाराष्ट्र की राजनीति के नमस को पहचानने वाले बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनका परिचय मैं आप सभी से करा देता हूँ। हमारे साथ प्रकाश पौरे जी जुड़े हैं महाराष्ट्र के अकोला से, बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट है, महाराष्ट्र की राजनीति को बखूबी जानते हैं, महाराष्ट्र की जो राजनीतिक नब्ज है उसको बखूबी जानते और समझते हैं। तो प्रकाश जी, पूरे महाराष्ट्र की जो राजनीति है, जिस तरह से चुनाव हो चुके हैं और आखिरी चरण का चुनाव का जो है 1 तारीख को होने जा रहा है, तो पूरे देश की राजनीति और महाराष्ट्र की राजनीति को आप किस तरह से देख पा रहे हैं कि महाराष्ट्र में क्या बीजेपी अपनी प्रतिष्ठा बचा पाएगी और महाराष्ट्र का जो राजनीति का किंग है वह कौन साबित होने जा रहा है इन चुनावों के अंदर? प्रकाश जी। देखिए, ऐसा है, महाराष्ट्र की जो राजनीति है उसके अंदर अभी फिलहाल तो ऐसा दिखता है कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार ये दोनों ही हमारे महाराष्ट्र में अभी उभर के आएंगे ऐसा दिखता है। क्योंकि बीजेपी की तरफ से तो जो फडणवीस जो है, फडणवीस ने तो जितने भी डाव डाले वो सारे के सारे उल्टे हो गए। वो जैसे शिंदे के पार्टी को तोड़ा, उसके बाद अजित पवार को तोड़ा, यानी पवार साहब का खेमा तोड़ा, उद्धव ठाकरे का खेमा तोड़ा, लेकिन ये सारे डाव उल्टे पड़ गए। और उसी के साथ में जो आखिरी का उसने डाव खेला था अपना अशोक चौहान का, तो वो अशोक चौहान के भी एरिया में वो लोग अपनी सीटें खो रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन के अंदर फिलहाल में जो है वो इंडिया आघाड़ी जो है, तो वो सबसे ज्यादा सीटें लेंगी। करीब करीब जो भी अनुमान निकले हैं उसके अंदर करीब करीब 30 से 35 के बीच में सीटें अभी महाराष्ट्र के अंदर। ऐसा है, आपको पता है 48 सीट है, 48 सीट है। तो 48 सीट में से करीब करीब 35 सीट, करीब करीब 35 सीट ये लेगी। और अगर बीजेपी ने लिया ही तो 10 से 12 के बीच में बीजेपी को सीटें मिल सकती है। बाकी तो कोई तीसरी पार्टी या अपक्ष वगैरह तो कोई चुन के आने वाला नहीं महाराष्ट्र में। तो इसीलिए अगर इस बार का अगर सेहरा अगर आप बांधेंगे इसका इलेक्शन का महाराष्ट्र के बारे में, तो आपको उद्धव ठाकरे एक नंबर और बाद में शरद पवार। और शरद पवार जी का इसलिए क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा समझदारी बताई है, उन्होंने कोई चीजों को अड़ंगा डाले नहीं है। और जिसने जैसे बोले सहयोगी पार्टियों ने, यानी कांग्रेस ने अभी जो उनको सीटें मांगी वो उन्होंने दी, उद्धव ठाकरे ने जो उनको मांगी वो दी। हालांकि उद्धव ठाकरे उनका जो एरिया है शरद पवार का, दैट इज वेस्टर्न महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्र, तो पश्चिम महाराष्ट्र के अंदर भी कई अच्छी अच्छी सीटें थी कि जो हालांकि जिसके ऊपर शरद पवार जी का प्रभाव था, लेकिन शरद पवार जी ने दिल बड़ा करा और उसके बाद में वो सीटें भी उनको दे दी। और इस तरीके से एकंदरी जो परिस्थिति है महाराष्ट्र के अंदर। अच्छा, इसके बाद में पूरे इलेक्शन के अंदर ये सारे लोग जो है ये कभी कंट्रोवर्सी में गए नहीं आपस में कि भाई ये सीट के ऊपर झगड़ा हो रहा है, वो सीट के ऊपर झगड़ा हो रहा है। तो ऐसे इसके अंदर जो है वो महाराष्ट्र की जो राजनीति है आने वाले दिनों के अंदर, क्योंकि अभी ये चुनाव होने के बाद में अभी हमारे स्टेट के असेंबली के इलेक्शन होने वाले हैं 4 महीने के बाद में सभी तरफ। तो उसके अंदर भी यही ये रहेगा। और अभी एक बात तो बिल्कुल विपक्ष के ध्यान में आ गई है कि अगर हम यूनाइटेड है तो हम स्टैंड है, और अगर यूनाइटेड नहीं रहेंगे तो फिर मोदी जी का जो ये था, क्या बोलते हैं उसको, ईडी फीडी, ये वो, तो भी उनसे, इसलिए ये सब लोगों को अकल तो ठिकाने आ गई है, ऐसा भी बोले तो कोई हरकत नहीं है। जी, जी, जी। जैसा आपने कहा कि ये बीजेपी के सामने स्पष्ट समझ में आ गया कि अगर हम यूनाइटेड रहते हैं, तो जब भी हम एकता
अपनी शक्ति दिखा भी पाएंगे और बीजेपी का मुकाबला भी बड़े अच्छे तरह से कर पाएंगे। अच्छा, इन चुनाव में ये बात तो सामने निकल के आ रही है, क्योंकि अगर देखा जाए शिवसेना का जो वोटर था वह एक अलग विचारधारा वाला हमेशा समर्थक उसका रहा है, और वहीं कांग्रेस और एनसीपी का भी जो समर्थक है वह अलग तरह की विचारधारा का रहा है। लेकिन जिस तरह से इन पार्टियों के नेताओं के बीच आपस में समन्वय बना है, उससे इनके जो वोटर में भी कहीं ना कहीं समन्वयता की जो कड़ी है वह मजबूत होती दिखाई देती है। जैसे हम कहें कि अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटी के वोट हैं शिवसेना के कैंडिडेट को मिलते दिखाई देते हैं इस चुनाव में। वहीं शिवसेना के हिंदुत्व विचारधारा वाला जो वोटर है, जो समर्थक है, वह कांग्रेस और एनसीपी को वोट करता दिखाई दे रहा है इन चुनावों में। तो इसके पीछे जो समर्थकों को जो लामबंद किया है, इसके पीछे किस तरह की रणनीति आप देख पा रहे हैं, किस तरह का नेता को समन्वय ने क्या भूमिका इन चुनाव में निभाई है? नहीं, देखिए ऐसा है कि जिस तरीके से मोदी और भाजपा ने इस बार इलेक्शन के अंदर काम किया, यही अपने मुद्दे ये मुस्लिमों के खिलाफ में मछली मुजरा और क्या बोलते हैं उसको, पूरी यम की बाराखड़ी म की बाराखड़ी चला दी। जिस तरीके से इन्होंने मुजरा बोले, उसके बाद में महेश बोले, मंगलसूत्र, मुस्लिम, मछली, मोदी की गारंटी, और उसके बाद में अभी आखिरी आखिरी में तो उन्होंने महात्मा गांधी को ही बता दिया कि जब तक ये फिल्म नहीं बनी थी तब तक के तो महात्मा गांधी को कोई जानता नहीं था भारत में। अभी इस तरीके से ये, हालांकि ये एक स्ट्रेटेजी का भी भाग है कि इस तरीके से विपक्ष को इसमें भड़का देने का और दूसरा ही अपना काम करवा देना, वो ये भी बात हो सकती है, और वैसा भी हुआ है जो भी बातें देखने में आई है। क्योंकि ये इधर इन्होंने लगा दिया, उधर जाके उन्होंने कई बातें करवा दी, जैसे इलेक्शन कमिश्नर को जेड सिक्योरिटी दे दी, सेना के प्रमुख को एक्सटेंशन दे दिया, 4-5 ऑफिसरों के तबादले कर दिए इस तरीके से। हालांकि ये सारी चीजें वो नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो जो है एक केयर टेकर गवर्नमेंट है, और केयर टेकर गवर्नमेंट होने के बाद में इस तरीके से वो पॉलिसी डिसीजन नहीं ले सकती है। हालांकि इसके अंदर इलेक्शन कमिश्नर ने ही उनको टोकना था, ये करना था। लेकिन अभी इलेक्शन कमिश्नर तो जो है, तो ये इनके इलेक्शन कमिश्नर के तो गले में जो है इनका पट्टा बांधे हुआ है, और उसका पट्टा, वो पट्टे की पूरी दौड़ जो है, बागडोर जो है, वो अमित शाह के हाथ में है। तो इस तरीके से अभी इलेक्शन कमिश्नर तो अभी रहा नहीं है देश के अंदर। और जो चुनाव इस बार के जो हो रहे हैं देश के अंदर, ये न भूतो न भविष्यति चुनाव हो रहे हैं ऐसे कंडीशंस के अंदर, जो जो कभी के लोगों ने, यानी हम डेमोक्रेसी में जी नहीं रहे हैं। वी आर मार्चिंग टुवर्ड्स रशिया, वी आर मार्चिंग टुवर्ड्स कोरिया, इस तरीके से वन मैन डिक्टेटरशिप के अंदर जा रहे हैं। अब देखना यही है कि लोगों की कितनी समझदारी है। 2-3% वोट तो इन्होंने बढ़ा दिए हैं, ये अपने क्या बोलते अपना, ये इलेक्शन के बाद में, वोटिंग पूरा होने के बाद में। हालांकि ज्यादा से ज्यादा 2-4-6 घंटे के अंदर ही जो अभी फिलहाल में सिस्टम है इंडिया के अंदर, वो सिस्टम के अंदर तो सारा का सारा डिजिटलाइज है, और एक ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे भर में तो सारा का सारा सुपड़ा क्लियर हो सकता है। लेकिन इतना होने के बाद में 8-8, 10-10, 15-15 दिनों के बाद में अगर इलेक्शन कमिश्नर जो वोट डिक्लेयर करता है, परसेंटेज डिक्लेयर करता है, वो नंबर ऑफ वोट्स नहीं डिक्लेयर करते, तो ये सारी बातें जो है शंका के लिए काफी ये है। और इसी के कारण ये भी हो सकता है कि पब्लिक का गुस्सा चरम सीमा पे है। ये हमको एक बात समझना चाहिए कि इलेक्शन जो है ये भी पार्टियां नहीं लड़ रही है। अभी तो ये इलेक्शन जो है, चुनाव जो है, ये जनता ने हाथ में लिया है, पूरी जनता इसके अंदर पड़ी है। तो जागरूकता तो लोगों में बहुत आ गई है, और लोगों में गुस्सा जो है वो तो भयंकर है बीजेपी के खिलाफ में। तो ऐसे कंडीशन के अंदर अगर कुछ होता है देश के अंदर इलेक्शन के बाद में, तो उसकी तैयारी बीजेपी वालों ने अघोषित तरीके से कर दी है। जिस तरीके से सेना को उन्होंने, सेना के चीफ को उन्होंने एक्सटेंशन दे दिया है, कुछ अफसरों के तबादले कर दिए, उसके बाद में ये इसकी सिक्योरिटी बदल दिया बोले पूरा पार्लियामेंट की। तो ये सारी चीजें एक ही बात दर्शाती है कि इनको भी एक अंदाज आ गया है। अब नहीं तो इलेक्शन कमिश्नर को जेड प्लस सिक्योरिटी देने का क्या कारण है? सबसे ज्यादा खतरनाक इलेक्शन कमिश्नर तो शेषन था, तो शेषन को तो कभी कोई सिक्योरिटी सिंपल भी नहीं थी उनको तरफ, तो पब्लिक उसके साथ में थी। और ऐसा होने के बाद में इस तरीके से जो चीजें करे जा रही है, तो इसका मतलब यही है कि दाल में कुछ काला हो रहा है डेफिनेटली। तो ये सारी चीजें जो है, ये देखते हुए आने वाले दिनों में हमको देखना पड़ेगा कि अभी क्या क्या होने जा रहा है देश के अंदर। जी, 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 जी। आपने बड़े गंभीर सवाल उठाए हैं और साथ ही कुछ शंकाएँ भी आपने जताई हैं। लेकिन अगर महाराष्ट्र की राजनीति को अगर ध्यान से देखें हम, जिस तरह से बीजेपी लगातार प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर अपनी महाराष्ट्र में राजनीति को आगे बढ़ाती रही है, और खासतौर से उद्धव ठाकरे की शिवसेना पे उनका ऐसा टारगेट रहा है कि उसको छिन-भिन करने का पूरा उनका प्रयास रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी उद्धव ठाकरे का जो कैडर है, जो वहाँ पे समर्थन उनका लगातार लोगों के अंदर बढ़ता जा रहा है।
तो ये किस तरह से भूमिका निभाएगा आने वाले चुनाव, जो चुनाव हुए हैं महाराष्ट्र में भी और पूरे देश के अंदर, पूरा जो मैसेज है इसका राजनीतिक रूप से, आप किस तरह से देख रहे हैं इसको? जी देखिए, उद्धव ठाकरे का जो भी वर्कर है शिवसेना का, वो शिवसेना का वर्कर, ये ग्राउंड का वर्कर है, नीचे का वर्कर है, ये कोई हाई फाई लोग नहीं है। ये बेचारे सारे कहने का मतलब मिडिल क्लास फैमिली में से आने वाले लोग हैं, और वो अभी भी कुछ नैतिकता उनमें बाकी है। तो जिस तरीके से ये पार्टी तोड़ी गई, देखिए ऐसा है कि पार्टियां तोड़ने का काम इसके पहले भी हुआ। भारत जो महाराष्ट्र के अंदर, भारत के अंदर ये कोई पार्टियां तोड़ना, पार्टी के लोग इधर से उधर जाना, भागना दौड़ना, ये कोई बहुत अनहोनी बात नहीं है। लेकिन जिस तरीके से महाराष्ट्र में ये सारा गेम किया गया, वो जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस ने 50-50 करोड़ रुपए देके एक एक चुने हुए सांसदों को अपने पार्टी में लिया, उसके बाद में वो वो होने के बाद में अजित पवार को जिस तरीके से लिया, जो अजित पवार के बारे में इन्होंने बोले थे कि हमारी सत्ता आने दो, हम अजित पवार चक्की पीसेंगे, चक्की पीसेंगे। मोदी जी बोले, पंतप्रधान बोल रहे भाई, उन्होंने एनसीपी को नेशनल करप्ट पार्टी बोला, और उसके बाद में सिंचन घोटाला 70,000 करोड़ का, मोदी की गारंटी, एक को भी नहीं छोड़ूंगा, ऐसे सरेआम बोला है, सरेआम बोला है। और उसके बाद भी 3 ही दिन में, चौथा दिन में नहीं लगा, 3 ही दिन में आप उनको पार्टी में ले रहे हो और उसके बाद में उनको डिप्टी सीएम बना रहे हो। तो ये सारी चीजें हजम नहीं हो रही है हमारे महाराष्ट्र के लोगों को। तो इसीलिए क्या है कि लोगों का एक गुस्सा, हालांकि ये सारा होने के पहले उद्धव ठाकरे के ऊपर लोग काफी नाराज थे, लेकिन जैसा ये तमाशा हुआ, और जैसा कि ये बोले कि नहीं ये शिवसेना असली है, शिंदे वाली शिवसेना, और अपने क्या बोलते हैं इसको, अजित पवार वाली राष्ट्रवादी असली है, ये ऐसे बोले बराबर लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची कि ये तुम क्या कर रहे हो, उसका बाप छीन लिए, उसकी पार्टी छीन लिए, उसका चिन्ह छीन लिए। ये तो बात कोई नकार नहीं सकता ना महाराष्ट्र के अंदर की शिवसेना ये बाला साहब ठाकरे की है, और उद्धव ठाकरे बाला साहब का लड़का है। तो उसके बाद में, और वो भी कोई उन्होंने 2 दिन पहले अपॉइंट नहीं हुआ था ना, शुरुआत से अपॉइंट करे हुआ है, और उसका परफॉर्मेंस भी अच्छा है उद्धव का, अभी फिलहाल में भयंकर जबरदस्त घूम रहे हैं, वो सबसे मिल रहे हैं। तो इस तरीके से क्या हुआ है कि जो लोग इधर आए सीधे की तरफ, तो वो सारे के सारे मतलबी लोग हैं, उनको कुछ ना कुछ लालच है या कोई तो भी उनका ये है, ऐसे लोग इधर आ गए। जो असली लोग थे, असली जो सेना का जो ये था, सेना का उदय क्यों हुआ, सेना का उदय हुआ मुंबई में, उसके पीछे रीजन क्या था, क्योंकि वहां का जो मराठी मानुस है उसको लगातार उसकी प्रताड़ना हो रही थी। तो वो मराठी मानुस की जो अस्मिता है, उसको ये करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए शिवसेना का उदय हुआ बाला साहब ठाकरे ने, और उनके जो पिताजी थे बाला साहब ठाकरे के, प्रबोधनकार ठाकरे, केशव ठाकरे, तो उन्होंने ये सारा का सारा मराठी मानुस की अस्मिता को और उसके जो राइट्स है उसको सपोर्ट करने के लिए उन्होंने शिवसेना का गठबंधन किया। और उसके बाद में फिर शिवसेना ने जो भी शुरुआत में काम किया, शिवसेना का बोलना था कि 80% सोशल वर्क, 80% सोशल वर्क, 20% पॉलिटिक्स, ये हिसाब से आए। अभी ठीक है, अभी वो 80% पॉलिटिक्स कर रहे हैं, 20% सोशल वर्क कर रहे हैं, ये बात छोड़ दो, है ये बात तो कोई नकार नहीं सकता है। और शिवसेना की इमेज भी बहुत अच्छी नहीं है। शिवसेना का जो उसके बाद में जो लोग थे उसके अंदर के, हालांकि जो हुआ है वो अच्छा हुआ है, ये सफाई हो गई। जो शिवसेना से टूट के लोग बाहर चले गए वो कौन थे, वो सारे खंडनी बहादुर थे कि किसका मकान खाली करना है, फिरौती लेना है, किसको धमकाना है, गुंडाई करना है। वो जो गुंडाई करने वाले लोग थे वो सारे के सारे भाग गए शिवसेना में से, वो चले गए शिंदे के साथ में, क्योंकि शिंदे भी उसी तरीके का आदमी है। और उद्धव बाला साहब ठाकरे के साथ में कौन रहे, जो असली शिवसैनिक थे, वो उद्धव ठाकरे के साथ में रहे। तो इसलिए नेचुरली ये लोग कोई लालच से नहीं रहे हुए, ये एक उद्देश्य से उनके साथ में रहे हुए हैं कि भाई नहीं, मराठी मानुस, उसका हक, और उसके बाद में बाला साहब ठाकरे का वो हिसाब से वो लोग रहे। शिवसेना ने शुरुआत के काल में क्या क्या किया है, ब्लड डोनेशन कैंप करवाए, एम्बुलेंसेस चलवाई है, उसके बाद में लोगों की जो समस्याएं थी, समस्याओं के ऊपर चले गए। तो ये तरीके से काम हुए, और वही लोगों के जहन में है। आज जो उद्धव ठाकरे के साथ में लोग हैं, वो असली ओरिजिनल जो हिसाब था उसके साथ के वाले लोग हैं। और जो गुंडागर्दी करने वाले, फिरौती, मकान खाली करने वाले, और क्या बोलते धमकाने वाले जो लोग थे, ये उस समय पे बहाव में चले गए शिंदे के साथ में, लेकिन आज वो पछता रहे।
आज वो पछता रहे क्योंकि उनका कोई वजूद नहीं रहा है सोसाइटी के अंदर। और शिंदे की आई तो उसके लड़के की सीट आएगी, बाकी कोई सीट शिंदे की आने वाली नहीं है। एक भी अजित पवार को सीट मिलने वाली नहीं है। और जितने भी बाला साहब अपने उद्धव ठाकरे ने सीटें खड़ी कर दी, मुश्किल से एक या दो जाएगी। उसी तरीके से शरद पवार की भी सीट में से एक आधी या दो जाएगी, लेकिन बाकी सारी किसको मिलने वाली है। और उसी तरीके लार्जेस्ट पार्टी कांग्रेस विल बी द लार्जेस्ट पार्टी इन महाराष्ट्र स्टेट। एक बात ये समझिए, सबसे ज्यादा उनके ही चुन के आने वाले उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार। जी, कांग्रेस पार्टी के सबसे ज्यादा उम्मीदवार आएंगे महाराष्ट्र में। अच्छा अच्छा अच्छा, जैसे शिवसेना की जो राजनीतिक विरासत है, राजनीतिक उत्तराधिकारी बाला साहब ठाकरे तो नेचुरल रूप से उद्धव ठाकरे ही हैं, लेकिन जो राजनीतिक विरासत की लड़ाई है, जिस तरह से शिंदे ने अपना दावा ठोक रखा है और राज ठाकरे ने ठोका था दावा, लेकिन वो तो एक तरह से राजनीतिक हाशिए पर है, उनका कोई राजनीतिक सफलता राज ठाकरे को मिली नहीं है। लेकिन अगर शिवसेना की वर्तमान की जो राजनीतिक विरासत है, क्या उद्धव ठाकरे उसे इन चुनावों में साबित कर पाएंगे कि असली राजनीतिक विरासत और जो उत्तराधिकारी मतलब उद्धव ठाकरे अपने को साबित कर पाएंगे इस चुनाव में? हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। हो गए, वो साबित हो चुके हैं भाई। अभी उनके सबसे ज्यादा, अगर महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा अगर किसकी सभाएं हुई है, सबसे ज्यादा सभाओं में लोग आए हैं, वो उद्धव ठाकरे के आए हैं। वो हिसाब से वो तो राज ठाकरे का तो कोई वजूद ही नहीं है। राज ठाकरे के वैसे भी वोट जितने महाराष्ट्र में थे वो सारे ज्यादा 1% थे। लेकिन उसके बाद भी अभी जो उन्होंने खेला, ये ईडी के डर से वो जो मोदी के साथ में चले गए, तो वो 1% जो थे वो आधा परसेंट नहीं रह गए। वो तो कोई होने वाला नहीं। यानी मैं बता रहा हूँ ना आपको, जितने भी दाव फडणवीस ने खेले, वो एकनाथ शिंदे का, अजीत पवार का, अशोक चौहान का और राज ठाकरे का, ये कोई दाव काम में नहीं आया। कोई दाव काम में नहीं आया, सारे के सारे उल्टे पड़ गए। लोगों की नाराजगी हो गई इसके ऊपर, यही कारण से। और उसके बाद में इसीलिए लोग जो है बीजेपी से दूर चले गए। और ये सारा करने के बीजेपी का जो कोर वर्कर था, जिन्होंने जिन्होंने दरिया बिछाई थी, जिन्होंने खुर्चियां उठाई थी, जो लोगों को जिन्होंने भाजपा को 1-0 से लेके तो यहाँ तक के पहुंचाया, वो करने वाला जो आदमी है वो अभी पूरा नाराज है, वो अलग हो गया बीजेपी से, वो नहीं है। इवन आरएसएस के लोग भी बीजेपी से अभी दूरियां बना रहे हैं। तो ये इस तरीके से अभी बीजेपी है बहुत खतरे में। लेकिन जो इन्होंने वोट बढ़ाए वोट बढ़ाए इलेक्शन में, इलेक्शन कमिश्नर में, उसके कारण ही जो है वो शंका लेने को काफी जगह है। इसीलिए ये अभी कई लोग ये बोल रहे हैं कि अगर ये उसके बावजूद इतना होने के बाद में भी अगर समझ लो बीजेपी सत्ता में बैठती है, क्योंकि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी रहेंगी, इसके अंदर तो कोई डाउट नहीं है, वो तो रहेंगी। और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने के कारण राष्ट्रपति जो तो वो भी उनकी है, उन्हीं ने अपॉइंट करी हुई है। अब उसको उसका तो आपने वजूद देख लिया कि उसको भी अपॉइंटमेंट लेना है, देना है, तो वो भी सारी अपॉइंटमेंट पीएम ऑफिस से होती है। इसलिए राष्ट्रपति का कोई वजूद तो है नहीं वैसे। तो नेचुरली वैसे भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने से राष्ट्रपति बीजेपी को न्योता देंगी कि आप आइए सत्ता बनाइए, और 1 महीना 2 महीने समय दे देंगे उनको कि भाई आप अपना बहुमत सिद्ध कर दो। और ये खरीद फरोश के अंदर तो ये माहिर है कंप्लीटली। तो इसमें ये 1-2 महीने के अंदर ये खरीद फरोश करेंगे। अभी एक एमएलए को महाराष्ट्र में अगर ये 50 करोड़ दे सकते हैं, तो एक एमपी को 200-300 करोड़ 500 करोड़ देना कौन सी बड़ी बात है। आसानी से पैसे की तो कोई कमी है ही नहीं, अथाह पैसा है बीजेपी के पास में। और इस तरीके से अगर कोई ये होगा। लेकिन एक बात है कि अगर बीजेपी की सीटें पूरी आई नहीं, बहुमत अगर नहीं हुआ, तो नेचुरली उस समय पे मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे। क्योंकि जो आने वाले एमपी है वो उनको भी मालूम है कि अगर मोदी जी रहते हैं तो मुंह खोलने को भी जगह नहीं है और कोई होगा नहीं, सिर्फ बस नाम के लिए वो रहेंगे पार्टी के साथ में। तो इसलिए वो उनकी तो कंडीशन ये रहेंगी कि हम आते हुए आपके साथ में, लेकिन हम मोदी के नेतृत्व में नहीं आएंगे। तो हो सकता है उस समय पे अगर नितिन गडकरी चुन के आए तो नितिन गडकरी आगे आएंगे, हो सकता है योगी आगे आएंगे, या ये दोनों को भी बाजू में रख के अमित शाह खुद का ये चलाएंगे। और दिखता तो ऐसे ही अभी फिलहाल में, क्योंकि उन्होंने नितिन गडकरी को नागपुर के अंदर ही पराजित करने का भरपूर कोशिश हुई है। नितिन गडकरी के खिलाफ में भी मोर्चे लगाए गए, मोर्चे खोले गए, और नितिन गडकरी चुन के ही नहीं आए, इसकी भी बंदोबस्त की गई है। लेकिन उसके बावजूद भी नितिन गडकरी आएंगे डेफिनेटली चुन के, ऐसा मुझे लगता है। और वो अगर आते हैं तो नेचुरली फिर उन्हीं के नेतृत्व में
नई सरकार बनने के चांसेस है, क्योंकि नितिन गडकरी एक ऐसा आदमी है या शरद पवार ऐसे आदमी है कि जिनको पूरे महाराष्ट्र में एक्सेप्टेंस है। कोई भी नेता उनसे मिलने में कोई परहेज नहीं समझता और कोई उसको हिचक नहीं है। बाकी तो अमित शाह से भी लोग दूरियां बनाना चाहते हैं। मोदी का तो अभी विषय खत्म हो गया है, तो क्योंकि मोदी जिस तरीके से बैकी बैकी बातें कर रहे हैं, उससे तो लोगों को पता लग गया कि ये, तो इसीलिए ये आने वाले दिनों में अगर इस तरीके से होता है, खरीद फरोख्त होती है और सत्ता बनाने के हिसाब से ये सांसद अगर खरीदे जाते हैं, तो ऐसे इसके अंदर हो सकता है कि जनता का विद्रोह हो, पब्लिक आएगी रास्ते पे। तो वो होना नहीं चाहिए। उसको उसको वो दमन उसका दमन करने के लिए इन्होंने ये आर्मी चीफ को ये दे दिया। ऐसी काफी लोग बोल रहे हैं, आशंका बता रहे हैं। और सिविल सोसाइटी जो है, सिविल सोसाइटी इस पर ये बात बहुत ज्यादा जागरूक हो गई है। और सिविल सोसाइटी ने भी सोचा है कि क्या बोलते हैं उसको, इसके सिविल डिसओबीडियंस करने का उनका इरादा है, ऐसा मेरे कान पे आया है। जी, जी, जी। अच्छा, कुछ सीटें ऐसी हैं महाराष्ट्र में इस बार बड़ी चर्चित रही हैं, जैसे कि नारायण राणे की हों, चाहे नितिन गडकरी का आपने एग्जाम्पल दिया, और साथ ही बारामती की जो शरद पवार की परंपरागत सीट रही है, वहाँ सुप्रिया सुले और अजित पवार की पत्नी वहाँ आमने-सामने हैं, एक ही परिवार के दोनों 2 सदस्य आमने-सामने हैं। साथ ही नवनीत राणा की लोकसभा सीट है, बड़ा चर्चा में रही है वो भी। तो साथ ही एकनाथ शिंदे के जो पुत्र हैं, उनकी सीट भी है। तो इस तरह की तमाम सीटें कुछ ऐसी हैं कि लगातार चर्चाओं के केंद्र बनी हुई है कि वहाँ पे हार-जीत किस तरह से होएगी, कौन वहाँ पे बाजी मारेगा। आपका क्या आकलन है इन सीटों को लेकर, जो चर्चित रूप से मुख्य सीटें, क्या उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए, किस तरह का वहाँ का मुकाबला आप देख पा रहे हैं? देखिए, नवनीत राणा की तो सीट गई ऑलरेडी, वो तो कुछ आने वाली नहीं है। सुप्रिया सुले की सीट आ गई, सुप्रिया सुले जीत गई है। और शिंदे का लड़का एक आधे बार चुन के आ सकता है। बाकी ये जो भी 36 सीटें हमारे महाराष्ट्र की है, नारायण राणे वाले तो उनका तो बिल्कुल खत्म हो गई, कुछ मतलब ही नहीं है, उनको कोई आने वाले नहीं होगा। ये जो भी आप बिग शॉट जिनके नाम ले रहे हो, ये कोई बिग शॉट चुन के आने वाली नहीं है अभी, बिल्कुल कोई होने वाला नहीं है। चमत्कार होने वाला है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की तो बात बिल्कुल मैं आपको तय होकर बोलता हूँ, कोई चुन के नहीं आने वाला। नवनीत राणा गई है ऑलरेडी, बिल्कुल गई है। वहां पे वो बलवंत वानखड़े जो है कांग्रेस का, वो चुन के आ रहा है। उसके बाद में वर्धा की भी सीट जो है रामदास तड़स की, बीजेपी का स्टैंडिंग एमएलए एमपी जो है, वो भी जाएगा। उसके जगह पे वो देशमुख करके है, वो अपने देशमुख नहीं, अमर काळे है, अमर काळे चुन के आ रहे हैं। और यहाँ पे भी जो है वो देशमुख आएंगे, कौन था, यवतमाल के अंदर। तो इस तरीके से सारी बातें हो रही है। जी, जी, जी। तो जैसा आपने कहा कि जैसे नवनीत राणा की सीट भी कहीं आती हुई दिखाई देती हैं। साथ ही अपने सुप्रिया सुले का भी जीतने की स्थिति मतलब लगातार स्पष्ट रूप से उनके सामने है। अच्छा, मुंबई की अगर बात करें, मुंबई की जो सीट है, मुंबई को लेकर भी राजनीति क्योंकि हमेशा गर्म रहती है। संजय निरुपम कांग्रेस के जो अच्छे बड़े नेता थे, उन्होंने पार्टी छोड़ दी मुद्दे पे, सीट के चक्कर में। तो मुंबई की राजनीति को किस तरह से आप आकलन कर पा रहे हैं? मुंबई की राजनीति की जो दिशा और दशा किस तरह सामने आ रही है निकल कर इन चुनावों के अंदर? देखिए, अगर बीजेपी की कुछ सीटें आती है तो वो मुंबई से ही आएगी। क्योंकि एक तो कैसा है कि मुंबई के लोगों को किसानों के समस्या से कोई लेना देना नहीं है। तो वहां पे तो सिर्फ ये चकाचक चलता है, मोदी वाला हिसाब चलता है। तो नेचुरली मुंबई के जो लोग हैं कॉस्मोपॉलिटन सिटी में रहने वाले, वो तो बीजेपी के साथ में होंगे डेफिनेटली। इसलिए मुंबई सीटें अगर आती है बीजेपी की, तो वो सिर्फ और सिर्फ मुंबई में थोड़ी बहुत आएगी। मुंबई में, विदर्भ में एक या दो सीट आएगी ज्यादा ज्यादा बीजेपी की। दो सीट विदर्भ से, मराठवाड़ा से एक सीट आने वाली है। उसके बाद में पश्चिम महाराष्ट्र से एक या दो सीट आएगी, और मुंबई से ज्यादातर उत्तर महाराष्ट्र से भी एक या दो सीट आ सकती है। ये कुल मिला अच्छा, के इन पे जो बीजेपी 10 या 12। इन मतलब सीटों को जो बता रहे हैं, विदर्भ में एक या दो सीट, मराठवाड़ा में, उनके सीटों के नाम भी बता सकते हैं क्या, लोकसभा क्षेत्र के उनके? देखो, नागपुर में तो आई तो नितिन गडकरी की एक सीट है, और नितिन गडकरी की सीट महाराष्ट्र में आ सकती है। आई तो हमारे अकोला की जो सीट है, तो जहाँ पे पहले के जो सांसद थे धोत्रे साहब, उनका लड़का खड़ा है, वो आ सकता है। बाकी तो जो सीटें हैं विदर्भ में तो सारी डामाडोल है, बिल्कुल आने वाली नहीं है। और पश्चिम महाराष्ट्र के अंदर तो ये छत्रपति शाहू महाराज है। बाकी जो भी शरद पवार के खेमे की जितने भी सीटें हैं, वो सारी की उद्धव ठाकरे की जितनी सीटें हैं, सारी चुन के आ रही है। क्योंकि वहां इनका कोई वजूद नहीं है, अजित पवार का वजूद नहीं है, कांग्रेस भाजपा का तो वहां कोई नहीं है। दूर जिस तरीके से भाजपा तमिलनाडु के अंदर क्या बोलते हैं उसको, हेटरेट है, उसी तरीके से पश्चिम महाराष्ट्र के अंदर
शरद पवार का ही डंका चलता है और वहां पे बीजेपी का कुछ नहीं है पश्चिम महाराष्ट्र के अंदर। तो इसलिए वो इसकी भी लड़की आ रही है चुन के, सोलापुर के अपना सुशील कुमार शिंदे की लड़की चुन के आ रही है। साथ ही अगर जो महाराष्ट्र की राजनीति के जिस तरह से आपने पूरा विश्लेषण किया है, उसमें जो अगर चुनाव के परिणाम अगर बीजेपी के विपरीत आते हैं, बीजेपी के अनुसार नहीं आते हैं, तो उसमें देवेंद्र फडणवीस की जो राजनीति है, उस पर क्या सवालिया निशान लगेंगे आने वाले समय में? बिल्कुल आपने सही सवाल पूछा, एकदम सही सवाल पूछा। वो होने वाला है, क्योंकि अगर महाराष्ट्र की इतनी दुर्गति होती है तो नेचुरली सेहरा किसके सर बांधे जाएगा, और देवेंद्र फडणवीस के सर बांधे जाएगा, दूसरा तो कोई है ही नहीं। ये हमारा जो बीजेपी का अध्यक्ष है बावनकुळे वगैरह, इनकी कोई हैसियत नहीं है। और जो भी कुछ है सामने वो तो देवेंद्र फडणवीस ही है महाराष्ट्र के अंदर। ये अगर महाराष्ट्र में दुर्गति होती है, नितिन गडकरी भी गिरते हैं समझ लो, तो लेकिन उसका जो पूरा का पूरा जो खामियाजा है इसको इनको ही भुगतना पड़ेगा, देवेंद्र फडणवीस को। और इस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर अगर बीजेपी की आज 41 सीट्स है, ठीक, यानी सेना की 18 और इनकी 23 करके 41 थी उधर। तो 41 में से अभी इन्होंने भलाई उस समय पे भी देखो बीजेपी प्लस शिवसेना इसने 41 थी, अभी क्या हो गया बीजेपी ये नकली राष्ट्रवादी नकली सेना, हालांकि वो दूसरे सेना को असली और नकली बोलते हैं, लेकिन हालांकि ये शिंदे की सेना जो ये नकली सेना है, अजीत पवार का जो राष्ट्रवादी है वो नकली है, पब्लिक जानती है। तो अभी तीनों पार्टियां प्लस अशोक चौहान कांग्रेस, तो ये सारा मिला के भी इनको 10-12 सीटों के ऊपर मिलने वाले नहीं है डेफिनेटली। तो अशोक चौहान के लोकसभा क्षेत्र में क्या स्थिति है? एकदम बेकार, वहां का जो खड़ा कर दिया उन्होंने वो बुरी तरह से गिर रहा है, और कांग्रेस का जो प्रत्याशी है वो चुन के आ रहे हैं वहां से। अच्छा, तो अशोक चौहान की को लेकर भी मुझसे वहां पर कोई ज्यादा कोई बेनिफिट बीजेपी के लिए सामने नहीं आ रहा। नहीं, उल्टा वो जो किया उन्होंने उसके कारण लोगों में भयंकर गुस्सा हो गया। अशोक चौहान को तो कई जगह पे कई गांव के अंदर लोगों ने घुसने नहीं दिया अंदर, यहाँ तक की परिस्थिति है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन ये है कि जो मोदी जी जिस तरह से वहां पर जाकर नकली शिवसेना उद्धव ठाकरे को बताते रहे हैं, उद्धव ठाकरे की पार्टी को कि नकली शिवसेना है, और साथ ही शरद पवार को भटकती आत्मा का उन्होंने वहां पे संज्ञा दी कि भटकती आत्मा महाराष्ट्र के अंदर। तो ये विश्लेषण मोदी जी लगातार विभिन्न तरह से विभिन्न उपाय वहां पे दिए राजनीतिक दलों को या नेताओं को, तो उसका क्या लोगों में किस तरह से लोगों ने किस तरह से उन चीजों को लिया, कि क्या प्रतिक्रिया लोगों की सब ऐसे विश्लेषणों पर लेकर? बहुत बुरी प्रतिक्रिया आई है इसी के कारण आई है जो मोदी ने जो बात की है, जिस तरीके से वो भटकती आत्मा वगैरह। देखिए ऐसा है, शरद पवार कुछ भी हो जाए महाराष्ट्र के अंदर वो बड़ा इज्जत से नाम लोग लेते हैं उनको। शरद पवार के पीछे कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगे हुआ नहीं है। शरद पवार ने जो भी काम किए किसानों के, आज के घड़ी में अगर किसानों का कोई नेता, किसानों का मसीहा या किसानों के बारे में जिन्होंने कुछ काम किया है, ऐसा अगर किसी को पूछे तो वो सिर्फ शरद पवार का ही नाम लेते हैं। और ऐसे इसके अंदर शरद पवार को इस तरीके से क्या बोलते उसको, उनका अवहेलना करना, उनका अपमान करना, भटकती आत्मा। भाई भटकती आत्मा को, जो आदमी मर गया उसकी आत्मा भटकती है। शरद पवार अभी मरे थोड़ी है, जिंदा है, और उसके बाद में आप उनके बारे में इस तरीके से शब्दों का प्रयोग कर, तो ये सारी चीजों से लोग और पक्के होते गए, यानी बीजेपी के खिलाफ, और ये इन सारे लोगों के साथ में चले गए हैं। इसके कारण जितने भी मोदी जी ने काम किए हैं इस तरीके से, वो मुझे ऐसा लगता है कि ये भी जानबूझ के किया गया है मोदी जी के बारे में, क्योंकि मोदी जी की जो सपोर्ट टीम थी पहले अमित शाह की, वो सपोर्ट टीम शायद अमित शाह ने उनकी निकाल दिया, और इसीलिए मोदी जी जो है इनको कोई डायरेक्शन नहीं मिलते हैं। मैं ऐसा समझता हूँ कि मोदी जी एक सीमित मर्यादित क्या बोलते सीमित बुद्धिमत्ता वाले आदमी है। इन्होंने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं लिया, और इसीलिए सीमित बुद्धिमत्ता होने से ही हमेशा टेलीप्रॉम्प्टर से ही बात करते रहते हैं। आपने देखा है जब टेलीप्रॉम्प्टर बंद पड़ गया तो क्या होता है, उसके ऊपर अभी कांग्रेस ने एक बहुत अच्छा मीम भी बनाया कि टेलीप्रॉम्प्टर खराब होने से क्या होता है, किस तरीके से मोदी जी वही की बातें करते थे। तो ये सारी चीजों से ये दिखता है कि मोदी जी को बदनाम करने के लिए या मोदी जी का पत्ता कटवाने के लिए अमित शाह ने उनकी जो सपोर्ट टीम थी वो शायद निकाल दी, या गलत टीम उनके ताबे में दे दिया, साथ में दे दिया। तो इसलिए मोदी जी को आजकल समझ में नहीं आता कहाँ क्या बोलना, क्या बात करना, और वो सारी बातें ऐसी कर रहे हैं जिसके कारण बीजेपी के ऊपर जो रोष है लोगों का वो और बढ़े, और बीजेपी का पूरा बंटाधार हो। इसके पीछे एक ही आदमी रह सकता है, दैट इज अमित शाह।
क्योंकि अमित शाह को ही खुद को प्राइम मिनिस्टर बनना है। फिर अगर उसको प्राइम मिनिस्टर बनना है तो उसके अंदर के जो रास्ते के रोड़े हैं, नितिन गडकरी उसको हटाना पड़ेगा, अमित शाह अपने क्या बोलते हैं मोदी जी उनको हटाना पड़ेगा, योगी जी उसको हटाना पड़ेगा। तो इसलिए अमित शाह जो है तो नेचुरली वो इस तरीके से दाव खेलता है, और उन्हीं दावों का ये है रिजल्ट है कि मोदी के पीछे अभी कोई सपोर्ट टीम नहीं होने से मोदी जी अंड बकवास कर रहे हैं, अंड बात कर रहे हैं। और चाहे वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो वहां पे हो, या वो रूबिका लियाकत को बोलती है कि मैं तो बायोलॉजिकल हुई नहीं, मैं तो एक पवित्र आत्मा हूँ, भगवान ने मुझे भेजा है, भगवान का अवतार है। तो इस तरीके से जो भी बातें चल रही है, तो जो पब्लिक एट लार्ज है वो हंस रही है मोदी जी के ऊपर, निश्चित रूप से। जी, जी, जी। जैसा आपने कहा कि पूरे विषय का आपने बड़ा सार्थक विश्लेषण किया कि महाराष्ट्र की राजनीति में क्या स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा हो, किस तरह से आने वाले समय में परिणाम भी सामने आएंगे महाराष्ट्र की राजनीति का। आपने उसका कहीं ना कहीं बखूबी एक तरह से आकलन भी कर दिया है, और मुझे विश्वास है हमारे दर्शकों को चर्चा जरूर पसंद आएगी। और महाराष्ट्र की राजनीति का किंग कौन होगा, इससे भी आपके विश्लेषण से बड़ा स्पष्ट रूप से सामने आ रहा है कि उद्धव ठाकरे निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक अपने को बेहतर राजनीतिक तौर पर स्थापित करने में इन चुनाव में सफल होंगे, और बीजेपी को नुकसान होने की संभावना आपने व्यक्त की है। और ये 4 तारीख को स्पष्ट हो जाएगा कि किसने महाराष्ट्र की राजनीति का किंग कौन बना, महाराष्ट्र की जनता ने किसके प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को विराम भी देते हैं, और मैं आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आप, धन्यवाद, थैंक यू। और मैं आपसे भी आग्रह करता हूँ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे संवाद इंडिया के वीडियो आपको समय से मिलते रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।